हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नया एटम। एटम क्यों शुरू किया गया? क्योंकि हमने बच्चों डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर समाप्त कर लिया है और अगला टॉपिक हमारा एटम ही है। तो एटम के बारे में आज हम भरपूर जानकारी लेंगे। एटम के बारे में आज हम भरपूर जानकारी लेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। और आज से आप फील करोगे क्वांटम फिजिक्स को। क्वांटम फिजिक्स जो छोटे छोटे कणों पर बात करता है उसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। आज हम जाएंगे तत्व के अंदर, पकड़ेंगे एक परमाणु को और देखेंगे वो कैसा है, सुंदर है, काला है, गोरा है, सब मजा आएगा देखने में। खाली है कि भरा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, क्या क्या है, सब जानेंगे हम लोग। मज़ेदार टॉपिक है आज का, नहीं तो आपको भी मजा ही रहा होगा। शुरुआत तो बढ़िया हुई हमारी। तो देखो एटम जैसा कि आपने क्लास 9th में 10th में परिभाषा पढ़ा होगा, किसी तत्व की वह सूक्ष्मतम इकाई, किसी तत्व की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, दैट इज कॉल्ड एटम। मतलब कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट हु हैज द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। मतलब किसी तत्व की वह सूक्ष्मतम इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसमें तत्व के सभी गुण क्या हो, विद्यमान हो, उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। उस तत्व का परमाणु बोलते हैं। जैसे आपका शरीर बना है, कोशिकाओं से बना है ना, तो कोशिका क्या होती है? इकाई होती है, बॉडी की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी सेल होती है, कोशिका होती है। उसी प्रकार एटम भी होता है। सभी जो तत्व होते हैं सब परमाणुओं से बने होते हैं, सबको पता है। अच्छा एक बात और, तत्व के बाद परमाणु आया। परमाणु को लोगों ने कहा कि अविभाज्य है। परमाणु को लोगों ने क्या कहा? यह अविभाज्य है। तब तक आ गए सन 1897 में जे टॉमसन आ गए। कौन आ गया? जे टॉमसन आ गए। टॉमसन की स्पेलिंग गलती हो सकती है, THOMSON होता है, यहाँ पे H रहता है। ओहो सर जी, थोड़ी थोड़ी बातें क्यों लेके चलते हो? तो जे टॉमसन ने आए 1897 में, इन्होंने खोज कर दिया इलेक्ट्रॉन का। तो पता चला कि परमाणु तो विभाज्य है। चलते चलते रदरफोर्ड साहब आए, चलते चलते चैडविक साहब आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गया, एटम के ही पार्ट थे सब। तो पता चला कि हाँ सब विभाज्य है, एटम विभाज्य है। तो आज हमको जानते हो मतलब फोकस क्या करना है? एटम के बारे में, अबाउट एटम, जितने भी डाटाज हैं सब क्लियर करने हैं एटम के बारे में। एटम की संरचना के बारे में ये 4-5 लोग आए। पहले आए टॉमसन, अपना टॉमसन मॉडल लेकर के आए। फिर रदरफोर्ड आए अपना मॉडल लेकर के। फिर बोहर साहब आए अपना मॉडल लेकर के। सेमरफोल्ड आए अपना मॉडल लेकर के। वेक्टर परमाणु मॉडल आ गया तब तक। मतलब कि ये सब जो वैज्ञानिक लोग हैं, ये सब वैज्ञानिक लोग हैं, ये सब क्या करें? ये सब परमाणुओं को परिभाषित कर रहे थे। परमाणु को परिभाषित करते 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 अभी पता नहीं पूरा खोजबीन हुआ कि नहीं, हम लोग अधूरा ही तो पढ़ रहे होंगे, अभी पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा अभी। लेकिन जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। अब तक का जितना खोजा खाजा गया है ना, सब पढ़ लेंगे आज। परमाणु के बारे में किसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हो? परमाणु के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हो। तो परमाणु के बारे में टॉमसन मॉडल पूरा का पूरा फेल रहा। तो इसकी पढ़ाई हमारे सिलेबस में नहीं है, टोलो में नहीं है। रदरफोर्ड साहब का मॉडल सूटेबल रहा, बेहतर रहा, ये हमारे सिलेबस का पोर्शन है। बोहर मॉडल और बेहतर रहा, ये हमारे सिलेबस का मतलब कि ये भी है सिलेबस का, हमको ही पढ़ना है। सेमरफोल्ड साहब के बारे में हमको नहीं पढ़ना। वेक्टर परमाणु मॉडल हमको पढ़ना ही नहीं है। देखो फेलर पासर कोई था नहीं, बात सही। जिन्होंने खोजा सब महान थे, सब महान है। ये सब कुछ न कुछ क्रिया किए ना, तो सब महान है, कोई फेलर पासर नहीं है। लेकिन इनका मतलब जो बताया था अपना मॉडल परमाणु के बारे में, उन्होंने बताया था परिभाषा जो भी था इनका, मतलब कि काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा। ये सब आए बताया कि नहीं ऐसे होता, प्रूव भी किया इन्होंने। तभी हमारे सिलेबस में क्या आया? रदरफोर्ड मॉडल आया और बोहर मॉडल आया। अच्छा एक बात और है, सन 1906 में परमाणुओं के बारे में रदरफोर्ड साहब प्रयोग कर रहे थे, कुछ पाए नहीं, कुछ नहीं पाया। 1906 में ना कर रहे थे लेकिन कुछ पाया नहीं। और आज हम पढ़ेंगे
इन्हीं के बारे में लेकिन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। आज हमारी पढ़ाई किस पे होगी? रदरफोर्ड मॉडल पे होगी जी। परेशान ना हो, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ ना, तो शुरुआत करने में थोड़ा टाइम लगता है जी, मज़ा आएगा पक्का बता रहा मैं तो। आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। और हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड। हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये दो चीज पढ़ेंगे हम। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, सोने की पतली पन्नी पे अल्फा कण की बौछार कराई गई थी। तब हम लोग मतलब परमाणु के बारे में जाने थे। अभी मैं सब दिखाऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है, बस मजे से पढ़ते रहो। मैंने ये कह रहा था कि 1906 में रदरफोर्ड साहब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग सोने की पतली पन्नी पर करा चुके थे, लेकिन कुछ बेहतर पाया नहीं था। तो 1911 में इनके दो चेले आए, गाइगर और मार्डसन। इनके दो चेले का नाम क्या था? दो चेलों का नाम गाइगर व मार्डसन। नाम से मत परेशान होइएगा, अलग अलग देशों के नाम है तो थोड़ा हंसी आती है नहीं। गाइगर मार्डसन अपने यहाँ, और अपना नाम सुन के वो लोग भी हंसते होंगे ना भाई, तो हंसने वाली बात नहीं है। तो इनके चेले थे, रदरफोर्ड साहब के चेले थे ये सब। जो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन, हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन कराया, बेहतर नहीं पाया तो अपने चेलों को कहा कि एक काम तुम फिर से करो भाई, उसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा, तुम करो, बताऊंगा मैं, बेहतर मिलेगा। तो मतलब कि रदरफोर्ड साहब ने अपने चेलों को कहा ये काम करने के लिए। 5 साल बाद अपने करने की 5 साल बाद कहा। अभी तब तक कुछ पढ़ाई कर रहे थे परमाणु के बारे में। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात और मजा की तुमको बताऊं, मजा की बात। रदरफोर्ड साहब टॉमसन साहब के चेले थे। टॉमसन साहब के चेले कौन थे? रदरफोर्ड साहब। और रदरफोर्ड साहब के चेले कौन थे? गाइगर और मार्डसन। ये दो बच्चे हैं, अभी हैं बच्चे। ये क्या है? अभी ये बच्चे हैं, मन के सच्चे भी तो हैं। बच्चों के साथ साथ मन का सच्चा भी होना जरूरी है। तो अब चलो ये सब हो गया ना, बात तो बहुत हो गया हमारा। तुम जान गए परमाणु क्या होता है, तुम जान गए कि इतने इसके परमाणु को जानने में कितने लोग अपना अपना योगदान दिए, और हमारे लिए कौन सा योगदान पढ़ाई के लायक है। रदरफोर्ड साहब का योगदान और बोहर साहब का योगदान। और आज हम पढ़ाई करेंगे रदरफोर्ड साहब के योगदान पर। रदरफोर्ड साहब के बारे में क्या पढ़ाई करेंगे आज हम लोग? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। देखो कराया तो इन्होंने था भाई, इन्होंने सुझाव दिया था, कर तो इन्होंने था ना, करा इन्होंने था, कराया इन्होंने था भाई, लेकिन फिर भी नाम इन्हीं का होता है ना। खैर गुरु है तो नाम तो होना है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि आज हमको फोकस करना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पे और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पे। ओके, तो चलते हैं आगे, चलते देखते हैं क्या होता है, मजे की बात। तो चलिए बच्चों देखते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और वास्तव में यहीं से रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस के बारे में हमको जानकारी दी, ठीक है ना। हम आपको बीच में सारी बातें बताते रहेंगे कि टॉमसन मॉडल क्यों फेल रहा वगैरह, जो भी छोटी मोटी बातें हैं आप वीडियो के अंतिम तो सब सीख जाओगे, पक्का बता रहा, पक्का बता रहा भाई। देखो जरा इन्होंने क्या करा, मतलब कि गाइगर और मार्डसन जो इनके चेले थे, बताया सब इन्होंने ही बताया था, वो तो बच्चे थे ना वो सब। इन्होंने कहा ये करो बेटा सब बढ़िया होगा, बस करते रहो। इन्होंने क्या करा, एक ऐसे बॉक्स लिया भाई, ध्यान से देखना, सेटअप मैं आपके सामने इसलिए बनाता हूँ, मैं चाहता तो सेटअप को बना के सिखाता, लेकिन ना ऐसा नहीं, ऐसे सीखने में मज़ा आता है ना जी। ये देखो जरा, ये बॉक्स था, आएगा नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। ये देखो जरा, ये बॉक्स है, ठीक है ना, और इस बॉक्स में रखा है कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ। यहाँ पे क्या रखा है? कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसे कह सकते हो सोर्स
ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर आपको बहुत धीरे पढ़ाया जा रहा होगा तो अपनी स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, यूट्यूब पे तो सब कुछ जायज़ है। बढ़ा के देखो, बगल वाला बोलेगा क्या पढ़ा रहा है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी कि बोल सकते हो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव, जैसे कह सकते हो बिस्मथ, या फिर कह सकते हो पोलोनियम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे रेडियो एक्टिव में। पोलोनियम, जिनके पास एनर्जी हो, ऐसी बात नहीं है कुछ हो गया ना करे। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं ना वो अल्फा कण को निकालते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कण का सोर्स है कोई, और अगर मैं बोलूँ कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है तो आप जान जाइएगा कि 2e इलेक्ट्रॉन का कह सकते हो दोगुना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का दोगुना कह सकते हो। और इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है मतलब कि हाइड्रोजन के एटम के मास के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के मास के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है ना। आवेश कितना होता है 2e, कितना होता है 2e, और मास कितना होता है हाइड्रोजन के एक एटम के मास के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुने के बराबर होता है। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ से निकलेगा अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल उसे कहते हो। यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो 4 और निकलेगा। ऐसे ऐसे अपना बिखरेंगे जैसे मन, लेकिन हम चाहते हैं बिखरे ना। तो बिखरने ना के लिए ना हमने कहा कि हे भैया तुम बिखरो ना, लो हई लगाते हैं तुम्हारे लिए। ये क्या है जानते हो, इसका नाम है लेड प्लेट कह सकते हो। लेड का प्लेट है, लेड प्लेट है। अब कहोगे सर तुमने लेड प्लेट क्यों लगा दिया, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम, पता नहीं क्या क्या करते। अरे मैंने नहीं करा भाई, इन लोगों ने करा ना, मैं तो तुमको पढ़ा रहा भाई, इसे उन्होंने किया था, मैं अभी पढ़ के तो पढ़ा रहा हूँ ना कहीं से भाई। तो ये तो बता रहा, जिन्होंने किया मैं आपको बता रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, इनको अमर बना रहा हूँ। तो देखो ये करता क्या है, ये मतलब कि इनको समेटने का काम करता है। ये कह सकते हो ये अल्फा कण को बहुत टाप ऑब्जर्व करता है। ये क्या है, लेड प्लेट है। क्या है, लेड प्लेट है। जैसे एक मतलब कि बदमाश बच्चे को एक टीचर बांध के रखना चाहता है ना, उसी प्रकार ये अल्फा कण अगर बदमाश है तो उनका टीचर है, क्या ऐसे जाना है, ऐसे उधर नहीं भागना, ऐसे जाना है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि मतलब कि एक ऑब्जर्वर, बढ़िया ऑब्जर्वर है अल्फा कण को अपने अंदर ले आने का। सबको एक किरण पुंज के रूप में ले जाएगा। ये सब जो बिखर रह जाए अलग अलग ना, अल्फा पार्टिकल को एक बीम के रूप में ले जाएगा, मतलब किरण पुंज के रूप में ले जाएगा। चलो अच्छा, समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब कोई बिखरेगा नहीं, मतलब समेट कैसे जाएंगे किरण पुंज के रूप में। ऐसे कह सकते हो अल्फा पार्टिकल मतलब कि रेज का बीम है, इनके किरण पुंज है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, लेड ब्रिक क्या प्लेट कह सकते हो आप, ईंट, लेड का ईंट टाइप का है। ये क्यों लगाया गया पता चल गया आपको ना, अरे वाह मजा आ गया। अब देखो जरा यहाँ पे क्या किया गया, ये ऐसे ये आएगा रे तो वही पे करेगा। यहाँ पे था एक बहुत पतला गोल्ड फॉयल, ये क्या है, गोल्ड थिन फॉयल है। इसका नाम क्या पड़ गया, गोल्ड थिन फॉयल। सोने की बहुत पतली पन्नी, सोने की बहुत पतली पन्नी, कितनी पतली पन्नी है, 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक पतला है। ध्यान देना मेरी बात का, 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁸ इतना पतला। सोचो इतना पतला, 1 mm पता नहीं चलता है, लेकिन इतना छोटा, इतना पतला, 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ पतला बोल रहा है। अरे वाह, अरे वाह, इतना पतला। ये खाली गोल्ड का ही संभव भी था, ऐसे भी जान लो ना, इतना पतला सबको नहीं पीट पाओगे, समझे ना। तो ये मतलब कि गोल्ड एक ऐसी धातु होती है ना, पीटते रहो टूटता नहीं, फैलता जाता है, फैलता। तो इतना मतलब कि मिनिमम पीटा गया, इतना पतला बनाया गया कि इसकी जो मतलब कि मोटाई है ना, 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁸ मोटाई कहाँ रह गया जी, इतना पतला पता नहीं चलेगा। तो जानते हो इसको इतना पतला बनाया गया, इसे कह सकते हो सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम। आप जानते हो किसी भी क्रिस्टल के कई लेयर होते हैं, इतना पतला लेयर है ना कि उस लेयर में खाली एक एक मतलब कि एटम का वो मतलब एक इतना पतला है
कि उसमें खाली वो एटम ऊपर नीचे नहीं है, खाली एक ही लेयर एटम का है, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम। गोल्ड माने क्या होता है जी? अरे सर जी गोल्ड तो नाम ही ना लो, बहुत महंगा होता है। अरे सोना, सोना समझ गया ना, सोना। कौन सोना? धातु वाला जो पहनते हो आप लोग। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको मतलब कि स्कैटरिंग कराई गई, लो, और यहाँ पे रखा गया एक जिंक सल्फाइड का सर्कुलर प्लेट। यह क्या है? जिंक सल्फाइड का सर्कुलर प्लेट है, समझ गया ना? यह जिंक सल्फाइड का सर्कुलर प्लेट है, ठीक है ना? अब देखो जिंक सल्फाइड का सर्कुलर प्लेट यहाँ पे क्यों लगाया गया? सवाल आपका भी होगा ना। जानते हो अगर अल्फा कण यहाँ से जाएगा तो ऐसे मान लो एक ऐसे निकला, कोई सीधा कोई निकल गया, कोई क्या हो गया, कोई सीधे निकल गया, कोई थोड़ा मान लिया बेंड कर गया, ऐसे कर गया। तो वास्तव में कौन कहाँ जा रहा है यह देखने के लिए जिंक सल्फाइड का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे प्लेट लगा दिया। और अल्फा पार्टिकल की यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ऐसे कह सकते हो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लगभग 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? एक क्या होती है अल्फा कण की एनर्जी होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या होती है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है, ठीक है ना? और आपको मैं एक बात और बता दूं कि यह पूरा जो मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट है वह वैक्यूम में रखा गया। कहाँ पे रखा गया? वैक्यूम में, निर्वात में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूरा जो है ना ये निर्वात में क्यों निर्वात में रखा गया? आपको बता दें बेटा कि अगर यहाँ से अल्फा कण निकलेगा तो अगर हवा कणों से टकराएगा ना तो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, और अगर यहाँ पे एनर्जी नहीं पहुँचेगी ना तो निकल नहीं पाएंगे आस पार। इनको थोड़ा मतलब निकलने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी अगर ये रास्ते में ख़त्म कर देंगे तो दिक्कत हो गया। तो पूरा मतलब कि सिस्टम, मतलब कि जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ रखा गया? वैक्यूम में रखा गया। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। और यहाँ पे जेडियम यानी कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई। जब यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जब यहाँ पे जाएगा तो फ्लैश करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे मान लो यहाँ पे आया तो यहाँ पे फ्लैश करता हुआ दिखेगा। नंगी आंखों से नहीं बेटा, ऐसे ही देख पाओगे। यहाँ पे आप किताबों में देखते हो यहाँ पे लगा होता है डिटेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब कि बताएगा हाँ यहाँ चमक रहा है, डिटेक्टर। और यहाँ पे क्या लगा होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से घटना देखी जाती है। माइक्रोस्कोप है, कहाँ गलती हो रहा है भाई? इस सिस्टम समझ में आपको आ रहा होगा ना? अरे भाई देखो एक बॉक्स लिया गया, बॉक्स में क्या रखा गया? अल्फा पार्टिकल रखा गया, मतलब कि अल्फा पार्टिकल की कोई सोर्स रखा गया, कोई मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ रहा होगा अपना। जैसे मैंने बोला ना बिस्मथ या पोलोनियम कुछ रख सकते हो यहाँ पे आप। यहाँ पे लेड के प्लेट रखे गए। लेड के प्लेट क्यों रखे गए? क्योंकि ताकि मतलब कि अल्फा पार्टिकल को कोलिमिनेट किया सके, मतलब जो बिखर बिखर के जा रहे होंगे उनको मिलाया जा सके, बेटा आराम से जाएँ। अल्फा पार्टिकल रेज बीम गुजरा कहाँ? यहाँ पे क्या लगा है? गोल्ड थिन फॉइल, यानी कि सोने की पतले, बहुत पतला, कितना पतला प्लेट है? 10⁻⁻⁸ मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक पतला प्लेट है, और सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम है। समझ रहे हो ना? अगर आप पिछला वाला वीडियो पढ़े हो मतलब कि रेडिएशन एंड मैटर वाला, तो वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था ना कि मतलब बहुत पतले पतले लेयर वहाँ पे भी थे निकल के। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इतना पतला लेयर है जहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ एटम, गोल्ड एटम कर सकते हो। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन है, जिंक सल्फर सर्कुलर प्लेट या कह सकते हो स्क्रीन है। ये यहीं पे हमको देखना है। और कैसे देखना है? एक फ्लैश पे जहाँ पे जाएगा ना थोड़ा मोड़ा चमकेगा। और चमकना मतलब कि ऐसा नहीं कि अपनी आंख से देख पाओगे, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा होता है देखने के लिए। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर जी ये वास्तव में हो क्या रहा है? बताएंगे। ये सेटअप समझ में आया ना? हमको तो समझाना तुमको है भाई। अगर तुमको समझ में आ गया ना तो मेरा मास्टर ही सफल हो जाएगा और तुम्हारा विद्यार्थी वाला जीवन सफल हो जाएगा। तो समझाना हमारा काम है, आप बढ़िया से देखते रहो। अच्छा देखो जरा, यहाँ पे देख रहे हो ना ये सीधा वाला और ये जो थोड़ा सा बेंड कर गया है, थोड़ा सा बेंड किया है ना, ये बेंड रे है और ये स्ट्रेट लाइन से उधर निकल गया आगे। जो एंगल है ना इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एंगल।
यानी कि बोलते हैं प्रकीर्णन कोण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं प्रकीर्णन कोण, हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन कोण। अगर हमारी बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है तो जय हिंद। अब आगे देखो जरा, अब मैंने क्या बोला, रदरफोर्ड साहब ने किया गया। रदरफोर्ड साहब यही मतलब कि उनका रदरफोर्ड साहब का मकसद क्या था, मैं अगर बता दूं रदरफोर्ड साहब का मकसद बता दूं तुमको मैं क्या था, तो मकसद जान लो बेहद मस्त अंदाज में। मकसद यही था उनका कि इस प्लेट पर कितने अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज किस एंगल पर गिर रहे हैं, वही गिनना था बस। क्या काम था इनका? यही काम था इनका। मजेदार बात, कितने अल्फा रेज किस एंगल पर गिर रहे हैं, बस यही इनका बस काम जानना था। अगर पूरा सेटअप मैं आपको बता दूं तो ये सारा यही मतलब सारा एक ही निचोड़ इनका है कि रदरफोर्ड साहब यही जानना चाहते थे कि कितने अल्फा रेज किस एंगल पर गिर रहे हैं, कितना सीधा निकल जा रहे हैं, कितना बेंड कर रहे हैं, कितना ऐसे आ रहे हैं और कितने वापस भाग जा रहे हैं। यही उनका जानना मेन मकसद था। और इस पार्ट की नींव अब रख दी गई कि हमको देखना है किस एंगल पर कितने जा रहे हैं अल्फा रेज या अल्फा रेज का बीम या अल्फा पार्टिकल कितने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप इस बात को समझ रहे हो ना? क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो? हाँ, लगता है कि आप अच्छे से बहुत टॉप देख पा रहे हो। तो बच्चों आप ये बात अब समझ गए होगे कि हम लोग पढ़ाई क्या करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? पक्का समझ में आ रहा है ना? सब बातें समझना बढ़िया से, ताकि कभी जीवन में किसी से पीछे मत रहना। ठीक है ना? तो बढ़िया समझो, एक नंबर का। और एक बात और जान लो, अगर आप संदेह में होगे तो डिटेक्टर जो है ना यहाँ पे मतलब घूमने के लिए ना, रोटेट करने के लिए फ्री है वो। इसको रोटेट करके आप देखते रहोगे इसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से। ठीक है ना? तो इनका काम क्या था, और मैं अगर बता दूं ना, इनका जो मकसद था बहुत टॉप था कि कितने अल्फा रेज किस एंगल पर गिर रहे हैं, कितने सीधे निकल जा रहे हैं। अभी मैं आपको, चूंकि जो मतलब कि जो आपका लेसन है थियोरेटिकल है, आप जानते हो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल नहीं है, बट मतलब इस वाले क्लास में इतना आसान भी तो नहीं है ना, तो थोड़ा थियोरेटिकल है। अब कितने पे कितना गिरा, अब तो रदरफोर्ड साहब ने बताया हमको, उन्होंने ग्राफ दिया हमको। नहीं, अगर नहीं पता तो हम बताते ना आपको, एक ग्राफ दिया उन्होंने थीटा और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के बीच का। और उस ग्राफ को पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद कुछ डाटा जो उन्होंने हमको दिया है उसको लिखेंगे और फिर आपको समझाते आगे चलेंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आता तो पढ़ाई बेकार है। समझ में आना चाहिए मकसद क्या था, कितने अल्फा रेज किस एंगल पर गिर रहे हैं। ठीक है ना? किस एंगल पर जा रहे हैं वो। कुछ अभी बता दो, अगर ना आपको पहले कुछ बता दो ताकि मजा आ जाए, कि बहुत सारे अल्फा रेज सीधे निकल गए, बहुत सारे अल्फा रेज कहीं मुड़े ही नहीं, सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या? परमाणु में जगह है। परमाणु में क्या है? जगह है। जगह मतलब परमाणु में ना ऐसे स्थान जो खाली खाली से हैं, खाली खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल पूरा आगे सीधे गुजर गया। यही सब बात है। कहीं कहीं मुड़ेगा, कहीं कहीं वापस हो जाएगा, जहाँ वापस जाएगा वही न्यूक्लियस बनेगा। समझ में आ गया ना? तो बेटा आगे पहले ग्राफ बताते बढ़िया सा आपको। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर डाटा देख रहे हो, और सर पूरा इंग्लिश तुमने लिख दिया, फिर एक बार परेशान किया ना, घबराओ ना, मैं हिंदी बताता हूँ, एक नंबर की हिंदी बताऊँगा आपको। ठीक है ना? आप हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, बात एक ही तो है। आपको समझ में लेकिन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। फिक्स कर लो, आएगा समझ में। देखो ये रदरफोर्ड साहब ने ना ये बनाया फोटो, ऐसा ये बिंदु बनाया अपना। ठीक है ना? लेकिन ये पूरा मेरा बिंदु सही नहीं है। मैं तो कहा आपको रफली मतलब कि ग्राफ ड्रा किया हूँ आपके लिए, कि ये मतलब कि एंगल्स थे और ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितने एंगल पर कितने मतलब कि अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे हैं, कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल। ये नंबर है 10 पे घाते 7, 10 पे घाते 6, 10 पे घाते 5, 10 पे घाते 4, 3, मतलब कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 1 मिलियन। और ये क्या है? उसके आगे जो भी आता है करोड़। ठीक है ना? तो मतलब कि ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हमको मिला आप बताते हैं आपको। अभी रिजल्ट तो बाकी है, अभी रिजल्ट बाकी है। और वास्तव में यहीं से मतलब कि यहीं से क्लू मिला न्यूक्लियस का। यहीं से किसका क्लू मिल गया? न्यूक्लियस का, नाभिक का क्लू यहीं से मिला था।
आज तो हम जानेंगे नाभिक के बारे में, आज तो हम जानेंगे नाभिक के बारे में। मम्मी मम्मी टॉपी दे दो, आज हम नाभिक के बारे में जानेंगे। जानेंगे जानेंगे कोई बात नहीं। अब देखो जरा क्या हुआ, आप जरा देखो यहाँ पे मोस्ट, ये देखना चाहते हो? देखो भाई, ये देखो 0 डिग्री, 20 डिग्री, डिग्री में सारे एंगल हैं, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 के बाहर तो थोड़ी हो पाएगा ना जी। देखो जरा, यहाँ पे क्या था, रेज आ रही थी, और यहाँ पे क्या था, हमारा एक फॉइल, मतलब कि एक फॉइल था, थिन फॉइल, और यहाँ पे ये ऐसे जिंक सल्फाइड की प्लेट थी, यहाँ पे स्क्रीन जिसे कहते थे हम, नहीं तो मोर देन क्या दिखा गया ना, ये सीधे निकल जा रहे हैं। सीधे क्या हो रहे हैं? सीधे निकल जा रहे हैं। बीम आ रही थी, क्योंकि बेटा बीम आ रही है यहाँ पे ना, कोई सिंगल थोड़ी आ रही होगी। मोर देन सीधे निकल जा रहे हैं। अब कितने, देखो जरा, 0 से 20 डिग्री के बीच में जानते हो, लगभग बेटा 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कहा तो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थोड़ा मजा लाने का प्रयास करते हैं। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट अनडेविएटेड, मतलब कि बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे कह सकते हो वेंट स्टेट। अरे वाह, अधिकांश 99.8% फ्रॉम एनसीईआरटी डाटा, लगभग इतना परसेंट अल्फा पार्टिकल बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। क्या बात है, कुछ खाली तो है। मतलब कि अरे भाई, तुम अगर दौड़ रहे हो, अगर रास्ते में कोई दीवार आ जाए तो लड़ जाओगे, वापस आ जाओगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो सीधे जाओगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 99, यानी कि अगर 100 पार्टिकल गुजर रहे हैं तो लगभग 99 पार्टिकल निकल जा रहे हैं। एक पार्टिकल खाली थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो रहा है, 99 निकल जा रहे हैं। इस प्लेट को भेद करके 99 निकल जा रहे हैं। क्यों भेदा होगा? क्या इनके पास, आप चूंकि जानते हो प्लस प्लस को रिपल करता है, ये अभी प्लस वाला अल्फा पार्टिकल प्लस वाला ही है, और ये अभी प्लस, यहाँ अगर एटम है तो थोड़ा मोड़ा आप जानते ही हो, न्यूक्लियस होता आप पढ़ चुके, थोड़ा उतना जानते हो तुम लोग, नहीं? अभी हम न्यूक्लियस पे आते हैं, उनकी सब कुछ नाप लेंगे, न्यूक्लियस का हम लोग त्रिज्या नाप लेंगे, परेशान ना होना। तो क्या रिपल नहीं करते क्या है? सोचो जरा, 100 में से लगभग 99, क्या 100 लगभग करीब बोल रहा है, उतने मतलब कि पार्टिकल निकल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जगह है। अगर जगह नहीं होता तो निकल पाते क्या? नहीं ना। तो टॉमसन क्या कह रहे थे? टॉमसन साहब देखो, टॉमसन क्यों फेल कर गए? टॉमसन साहब कह रहे थे, ये बेटा हमारा पूरा मतलब कि पूरा प्लस प्लस है, और कहीं कहीं तरबुज्जा के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन है बस। अगर पूरा पूरा प्लस होता तो क्या सारे रेज निकल पाते क्या? रिपल नहीं करते, सब रिपल कर जाते। मोर देन तब रिपल करते, लेकिन यह घटना जब हुई ना, जब रदरफोर्ड साहब ने कमाल दिखाया संसार को, तो टॉमसन वहीं फेल कर गए कि टॉमसन भाई, अगर पूरा प्लस होता ना तो इतना नहीं निकल पाते, आगे जा ही नहीं पाते, वापस आ जाते। तो आपकी थियोरी गलत थी। आपकी थियोरी क्या थी? आपको ये बात फील हुआ नहीं हुआ? फील हो गया ना? अरे वाह, मतलब 0 डिग्री पर निकल गए ऐसे। अब डिग्री कहाँ से नापते हो? प्रकीर्णन कोण थीटा कहाँ से नापते हो आप बेटा? देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे पहले बना ली जाती है, अगर कोई किरण बेंड करी तो यही होता है थीटा, लेकिन देखो इसी पे पूरा गुजर गया। ये सोच लो, पहले लाइन है, इस लाइन से आगे पीछे जो किरणें गुजरेंगी ना, वहीं पे थीटा देगा अपना। अब इसी लाइन के ऊपर एक मतलब कि मोर देन रेज जो थी ना, या पार्टिकल जो थे, इसके ऊपर ही निकल गए, तो थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। लगभग 100 में से 99 क्या, लगभग बहुत सारे हो गए, कुछ बचा ही नहीं है अब तो। क्यों निकले? जगह था उनके पास। अब देखो जरा, मतलब कि अप्रॉक्स 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल का लगभग मतलब कि 0.14%, 0.14 कितना होता है जी? डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री पर डेविएट करे, 1 डिग्री से ज़्यादा पर, मतलब कि सोचो 1 डिग्री कितना होगा? यहाँ पे 1 डिग्री बहुत कम होगा, उससे ज़्यादा पर मतलब कि 0.14% बहुत कम होता है। 0.14% ना बेटा बहुत कम होता है जी। मतलब कि कह सकते हो इसकी गणना में नगण्य के बराबर कहोगे। डेविएट नहीं करे उन्होंने, डेविएटर नहीं करा, ऐसे कह सकते हो। लेकिन 0.14% है ना, तो कुछ तो किया होगा, कई करोड़ में एक आध दो किए होंगे, कहने मतलब ही है। कितने डिग्री पर मतलब कि डेविएट कर विचलित हो गए? 1 डिग्री पर विचलित हो गए, मतलब 1 डिग्री से क्या बोला गया है? 0.1% ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, विचलित कर गए मोर देन 1%, मतलब 1 डिग्री। 1 डिग्री पर कितने पर? 1 डिग्री थोड़ा ज़्यादा, या 1 डिग्री पर कितने परसेंट विचलित हुए?
0.14% पर। यानी कि ये कह सकते हो कि सर जी अगर 100 के बारे में बात किया जाए तो 100 में 0.14, 100 रुपया में 0.14 रुपया कितना होता है, समझ सकते हो। अब देखो आगे, 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स, 8,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक डेविएट मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक पर डेविएट करा। ये देखो ये बेटा पूरा हमारा 90 था या 90, और यहाँ कहीं ये ऐसे आ गया, कहीं ऐसे आ गया। 8,000 अल्फा पार्टिकल गुजरे तो कोई एक ऐसा पार्टिकल मिला जो 90 से अधिक पर बेंड कर गया, जो 90 से क्या हो गया, अधिक पर। देखो यहाँ तक 90 था, ये थोड़ा 90 से अधिक हो गया वाला नहीं, उस पर बेंड किया। आगे देखो जरा, 1 in 1 million अल्फा पार्टिकल, 10 लाख अल्फा पार्टिकल में से कोई एक डेविएट अबाउट 180 डिग्री। सोचो 10 लाख में से कोई एक ऐसा भी हमको किरण मिला या पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मिला जो 180 पे वापस, यानी कि 180 पे, यानी कि ऐसे जाना था फिर ऐसे वापस आ गया। लेकिन 10 लाख में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था, 10 लाख में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था। क्यों वापस आया होगा? क्योंकि वही ऐसे स्थान पर पड़ा होगा जहाँ पे प्लस वाला रहा होगा और उसने रिपल कर दिया होगा, टच नहीं करा होगा, रिपल कर दिया होगा। उसी का नाम न्यूक्लियस पड़ा। उसी का नाम क्या पड़ा? न्यूक्लियस। 10 लाख में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो वापस आ गया अपने मार्ग पर, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। 1 in 1 million अल्फा पार्टिकल डेविएट अबाउट 180 डिग्री। वो कहाँ पड़ रहा होगा? वह ऐसे स्थान पर पड़ रहा होगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे होगा एक प्लस वाला और रिपल कर दे रहा होगा इनको, समझे ना। तो अगर आप सोच रहे होगे सर जी तो प्लस प्लस तो यहीं से रिपल कर सकता था, लेकिन आप सोचो जरा, अल्फा पार्टिकल का भी तो अपना मतलब कि अल्फा पार्टिकल का वेग लगभग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उसी से सारे आगे जा रहे थे। लेकिन यहाँ तक आते थे खत्म हो गया, फिर वापस हो गए अपना हो। बाकी लोग आगे क्यों गए होंगे? बाकी लोग आगे क्यों गए होंगे? क्योंकि खाली स्थान था। एक वापस क्यों आया? क्योंकि कोई प्लस वाला रहा होगा, उसी का नाम क्या पड़ गया? नाभिक। एक इसको आप सोचो ना, एक परमाणु है, एक परमाणु है, क्या एक परमाणु है, इसमें से कई सारे आगे निकल गए, पर 2-4 तो थे, मतलब कि वही ना, 10 लाख में से कोई एक वापस आ रहा है तो कहाँ पहले प्लस वाले में पड़ रहा होगा, बाकी सब तो खाली स्थान ही तो है। हाँ, अभी तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सब तो नगण्य मान रहे हम लोग ना, अभी पढ़ो बढ़िया से। अभी अब इन्होंने एक डाटा हमको दिया, किसने? रदरफोर्ड साहब ने कहा ना, ये देख लो जरा, मेरा परिभाषा देख लो। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा एंगल, थीटा एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल डेविएट करे, थीटा एंगल पर, किसी खास थीटा एंगल आप कुछ भी वहां पे मान सकते हो, फार्मूला हमको मिल गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट एट थीटा एंगल, यानी कि थीटा एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल विचलित हुए। एन बराबर क्या होता है कि जेड का स्क्वायर अपान साइन पे 4 θ/2। जहाँ पे जेड क्या है, जहाँ पे आपका जेड क्या है बेटा बता सकते हो? ये है एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और किसका एटॉमिक नंबर है? जो फॉइल आपने यूज किया है, जो प्लेट है, जिसका प्लेट आपने क्या किया है, जो फॉइल यूज किया गया है उसी का एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। और के क्या है? अभी आप जानो कि कांस्टेंट है। क्या? एक कांस्टेंट है। अब जानते हो, अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि ये काम खाली सोने पर नहीं, कई प्लेट पे कर सकते हो आप। नहीं, अरे भाई अब जेड एटॉमिक नंबर मिल गया तो कोई प्लेट रहे अब, लेकिन आपकी किताब में यहाँ पे 1 लिखा होता है। 1 नहीं, 1 क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो खाली गोल्ड के बारे में काम करते हैं, खाली गोल्ड के बारे में। क्यों करते हैं आपको इस सवाल में दिखाता हूँ अभी बढ़िया सा, लेकिन आप इतना बात समझ गया ना। एन बराबर किताब वाला तो पढ़ो अपनी कोई बात नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट फार्मूला क्या है कि जेड का स्क्वायर अपान साइन पे 4 θ/2। के क्या है? कोई कांस्टेंट है, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है जो फाइल आपने यूज किया है, और साइन 4 θ/2 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो मैंने क्या कहा? मोर देन, लगभग 99 क्या, लगभग कुछ छोड़ के इतना %, मतलब कि सीधे गुजर गए। क्यों? कोई खाली स्थान रहा होगा, और कुछ ऐसे हुए मतलब कि जो 1 डिग्री से अधिक पर विचलित हुए, जो 1 डिग्री थोड़ा अधिक पर हुए, वो कितने? 0.14%। और 8,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से अधिक पर विचलित हुआ,
और 10 लाख में से कोई एक अल्फा पार्टिकल वापस चला आया अपने मार्ग से। क्यों आया होगा? वहाँ पे कोई प्लस रहा होगा। यहाँ से नाभिक का थोड़ा क्लू हमको मिला कि हाँ वही नाभिक होगा हमारा, नहीं। तो अभी आप कोई सवाल लगाते हैं फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं। आपकी स्क्रीन पर एक मस्त सवाल लिखा हुआ दिख रहा है। इफ 2000 अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड एट 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे आप एक बात जानिएगा कि मतलब कि ये सोने का ही प्लेट होगा, चाहे कोई मतलब कि एक ही प्लेट पे काम किया गया है, एक ही पतले चादर पे काम किया गया है। इफ 2000 अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट 60 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। अगर मतलब कि कोई प्लेट है पतला सा, उस पर मतलब कि 60 डिग्री पर 2000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो 90 पर कितना होंगे? सवाल है ना जी। देखो यार सवाल लगाते हैं। हम बोलेंगे चूंकि n इक्वल टू क्या होता है, के जेड का स्क्वायर अपान साइन 4 थीटा बाई 2। n की वैल्यू 2000 एक बार दे रखा है। के तो वही रहेगा, सेम मेटल है, सेम जो भी, जेड भी अपना जो है अपना रंध, वहीं पे क्या करना है, साइन 4 थीटा बाई 2। समीकरण नंबर 1 बन गया। चलो 2 बनाते हैं। अगला बार मान लेते हैं यक्स है, कि वही रहेगा, जेड वही मेटल है जो भी है, साइन 4 और चूंकि थीटा यहाँ पे 60 है ना जी, 60 लगा लो आप, 30 हो जाएगा अभी। और यहाँ पे कितना है, 90 बाई 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। आपका दो सर जी 1/2 से तो हो जाएगा ये 2000 बटे यक्स बरोबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऊपर चला जाएगा, यह जाएगा साइन 4 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 4 30 डिग्री। ये कट जाएगा ना जी, भाग दोगे आप, इनसे बटी करोगे तो पहले का तो ऊपर भाग जाएगा, वाला तीसरा से कट जाएगा, जो भी है आपके सामने है जी। ये हो जाएगा 2000 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन 45 1/√2 1/√2 पे पावर 4 और होल का अपान साइन 30 1/2 1/2 पे पावर 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 2000 बाई एक्स इज इक्वल टू, देखो 16 ऊपर भाग जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इतना हो जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा, 2000। x का मान क्या आ जाएगा, 500। नहीं, x का मान यानी कि अगर 60 डिग्री पर 2000 अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, अगर 60 डिग्री पर कितने हो रहे हैं, देखो इस सारी वैल्यू सही है ना, 1/2 2 4 8 16 ऊपर जाएगा 1/2 2 4, ठीक है। तो मतलब कि 90 पे कितना होंगे, 500। ओके, ये सवाल आपको लगाने आ गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे वैल्यू नहीं लगा दो तो 1 पे भी कर सकते हो। किताब वाले क्या बोलते हैं, n बरोबर 1/sin 4 थीटा बाई 2। जेड के ना पता रहे तो फिर ये लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसको मिटा के आगे चलते बेटा। तो चलो अच्छा, इसको देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखने को पा रहे हो, सर जी क्या लिखा है, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, ना ना कन से काम नहीं चलेगा, पढ़ो, सामने से पढ़ो 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 पढ़ो। यहाँ देखो क्या लिखा है, रिजल्ट्स या फिर कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या रिजल्ट बेहतर ढंग से हमको मिले। अब यहाँ पे मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट ना बहुत टॉप टॉप रिजल्ट मिले हैं। नहीं, कौन दिया, वही गुरुजी। कौन से, रदरफोर्ड साहब ने। किससे गुरुजी, गाइगर मार्डसन। अपने भी तो हुए, अपने भी तो हैं, कोई बात ना। इधर देखो, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज इम्पोर्टी, मतलब कि रिजल्ट तो पहले हमने देख लिया था। क्यों ऐसा हुआ, 99.8% इलेक्ट्रॉन, सॉरी 99.8% अल्फा कण सीधे बिना डेविएट हुए गुजर गए। इसका मतलब क्या, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज इम्पोर्टी, यानी कि हम बोलेंगे, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, कि परमाणु का मोस्ट अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। तभी तो लिखना कारण, नीचे लिखना कारण कि 99.8% इलेक्ट्रॉन बिना 99.8% अल्फा पार्टिकल बिना विचलित हुए सीधे क्या होते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री पर आगे निकल जाते हैं। हिंदी लिख लोगे ना। ओके, सेकेंड क्या है, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इन ए स्मॉल स्पेस, मतलब कि एटम के अंदर एक छोटे से स्थान में, एटम के अंदर आप लिखिएगा
किसी परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान में कुछ धनावेश होते हैं, हिंदी में लिख लोगे ना, क्या लिखोगे कि मतलब एक परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में कुछ धनावेश रहते हैं। क्यों रहते हैं? 0.1% डेविएट कर गया था। क्यों किया होगा डेविएट? वही तो भगाया होगा अपने पास से। अरे भाई यहाँ पे देखो, मान लो मतलब रहा होगा, किरणें जा रही होंगी, अपना खाली स्थान मतलब कि पड़ा होगा, ऐसे गुजर गए होंगे, लेकिन जो हैसी जो गया होगा, इन क्या करेगा? भगा, यहाँ हमारे पास भागो, भगा दिया। भगाएगा नहीं, अरे दूर भगाएगा नहीं, अपने आप से दूर भगाना वही प्लस का। आखिर क्यों भागे दूर? यही ना कारण है कि अंदर भी कोई प्लस रहा होगा जो इनसे हट के जा रहे होंगे। समझो बात को, मैंने क्या बोला? एटम है, पूरा का पूरा एटम है, बीच में ही कहीं रहा होगा, बट हमारा प्लस वाला रहा होगा, इनके प्रभाव में आया होगा तो भाग गया होगा। अब तुम सोच रहे होगे सर जी ये वाला सीधे कैसे निकल गया, ये वाला इसे। अरे भाई देखो, ये सीधे वाला इनकी एनर्जी थी अपनी, लेके गए अपना। सुनो हमारी बात को ना, दिक्कत नहीं होने का। अब ऐसे भागे हमें थोड़ी कहेंगे, ऐसे ही हो सकते हैं ना। देखो थोड़ा मोड़ा तो आप देखो, मतलब कि कुछ ऐसे हुए जो उसके प्रभाव में आने वाले थे, जो इनके काफ़ी प्रभाव में आ गए। छोटा सा चार्ज है ना, बहुत छोटा चार्ज है, जो मतलब कि यहाँ से बिल्कुल पास से घुमा होगा, इसे डेविएट कहते हैं। ये तो काफ़ी दूर है ना। अब भाई इतना छोटा सा चीज़ है, पिद्दा छोटा सा है, ये जा रहा है, ये सब काफ़ी दूर है ना, दूर है तो निकल गए आगे। लेकिन जो इनके पास में रगड़ के जाना चाह रहा होगा तो रगड़ने थोड़ी तुमको देगा, निकाल दिया किनारे से। एटम है ना, एटम के बाहर नहीं काम कर, आप एटम के अंदर काम कर रहे हो बेटा। इसी को तो बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। एटम के अंदर काम कर रहे हो आप। अब तो बाहर यहाँ थोड़ी किरण गुजारेंगे, वो मेरी गलती थी, आप किरण यहाँ से गुजारो, यहाँ से जो इनसे पास होके जाना चाह रहा होगा। अब वो थोड़ी जाना चाहेगा, मतलब वो बेचारा जा रहा था, आगे देखा यहाँ तो घूम गया बेचारा अपना, और ऐसा थोड़े दूरी पे हैं तो मतलब इनका प्रभाव नहीं हुआ, आगे निकल गए, प्रभाव होने नहीं पाया, निकल गया। दूरी काफ़ी ज़्यादा है इनकी अपेक्षा, इसकी इतना छोटा है ना, इसकी तुलना में दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी 2e इनका आवेश कितना था? और 2e था, एनर्जी ज़्यादा उनके पास थी, वो निकल गया अपना आराम से। और जो रगड़ के आना चाहता था उनको ताड़ दिया बाहर का। ऐसी जाओ तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। मान लो 2 मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, एक क्या तो आ रहा है, एक जा रहा है, थोड़ा सा भी अगर टच हो गया ना, उतना वेग है, अगर थोड़ा सा भी टच हो गया ना तो एक पता नहीं कहाँ जाएगा, दूसरा पता नहीं कहाँ जाएगा, ऐसा होता है नहीं। अब देखो आगे यहाँ पे दोनों नहीं हिलेंगे। अब सोच सकते थे सर जी कि ये हवाला इनको भी तो हटा सकता था, यहाँ से नहीं हटाया। आप सोच सकते थे सर जी अगर मतलब कि 2e था या इनका पता नहीं कितना था, या ये वाला अभी प्लस का, ये वाला अभी प्लस का, तो ये क्यों डेविएट हुआ? इसको मतलब कि जो ये आ रहा था इसको भागा देना चाहिए था, भाग गया होता न्यूक्लियस वहाँ से। ऐसा भी नहीं हुआ, न्यूक्लियस थोड़ी भागा, न्यूक्लियस ने इनको भगाया। अब ऐसा क्या है देखो, इसको क्या बोला गया? द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम, जो प्लस का चार्ज है एटम के अंदर, कंसंट्रेट है, वो हिलने डुलने वाला नहीं है, टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब कि इस छोटे से स्थान पे जो आपका ये मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है वह कंसंट्रेट की अवस्था में, वो नहीं हिलने उलने वाला, वो नहीं हिलता, कभी नहीं हिलता। वो दूसरे को हिला सकता है बट अपने हिलता नहीं है। तभी तो कहा गया कि द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम कंसंट्रेट टू एन एक्सट्रीमली कॉल्ड स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। हमने क्या बोला, हिंदी में क्या लिखोगे आप कि एटम के अंदर जो प्लस का चार्ज है वह मतलब कि कंसंट्रेट यानी संतृप्त अवस्था में रहता है, संतृप्त अवस्था में एक छोटे से स्थान में रहता है। कंसंट्रेट माने क्या? संतृप्त कह सकते हो, हिलने डुलने वाला हो नहीं है, नियंत्रित अवस्था में है वो, ठीक है ना। अब देखो आगे, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पार्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल। यानी कि जो स्कैटरिंग एंगल पे यानी कि थीटा एंगल पे जो मतलब कि डेविएशन का अंक है, नहीं समझे, मतलब कि थीटा एंगल पे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग है। यही बात कह दी गई। क्या कहा गया कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो अलग अलग धातुओं के लिए एक पार्टिकुलर एंगल पर ही अलग अलग है। यानी कि 45 अंश में सोने का कुछ और है स्कैटर्ड नंबर, और चांदी के लिए कुछ और है स्कैटर्ड नंबर। यानी कि अलग अलग धातुओं के लिए एक विशेष एंगल पर ही, एक खास कोण पर ही
जो मतलब कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब क्या डिफरेंट, मतलब इसका क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस। अब थोड़ा दिमाग खुला होगा कि सोने के लिए मतलब कि अलग अंक में जा रहे हैं, चांदी के लिए अलग अंक में विचलित हो रहे हैं, सोने के लिए कहीं 100 हो रहे हैं विचलित, तो चांदी के लिए कहीं 50 हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर जो मतलब कि आवेश है ना, ये वो अभी अलग अलग है। जो धनावेश है उसका मान भी क्या है, अलग अलग है। खोपड़ी खुली ना, मजा आ रहा होगा आपको। हाँ सर आपने तो मजा ला दिया। आज फिर से मैं पढ़ता हूँ, मतलब कि अलग अलग मतलब कि पतले पतले धातुओं के चद्दर के लिए, अलग अलग पतले पतले धातुओं की चद्दर के लिए एक किसी खास कोण पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो डिविएशन था अलग अलग था। मतलब कि अलग अलग नंबर में विचलित हो रहे थे वो, कहीं 50 कहीं 100। इसका मतलब क्या कि अंदर धनावेश का मान कुछ और होगा हर एक एटम के लिए, यानी हर एक एलिमेंट के एटम के लिए अपना अलग अलग होगा। तभी तो किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है। सर आपने आज मजा ला दिया, सही में बता रहे हैं। आज चाय पिलाएंगे आपको। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब जैसे कि आगे भी आया कि इनके बगल बगल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके चारों ओर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव न्यूक्लियस, मतलब कि जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जो इनके अगल बगल इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। टॉमसन का इलेक्ट्रॉन तो बता ही दिया था, खैर मतलब इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर है, वो भी पता चला। तो उनको मतलब कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर सकता था, बट इलेक्ट्रॉन डोंट मूव टुवर्ड न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर घूमा ही नहीं। अरे भाई देखो जरा, ये प्लस का न्यूक्लियस है और यहाँ पे गोल 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 जैसा गोल 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 जैसा गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है, लेकिन ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? तो हम आपसे एक छोटा सवाल करते हैं कि अर्थ है, मून है, अर्थ ने मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? अर्थ ने मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? सवाल हमारा ये सन है, अर्थ है, तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ने अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? वही बात मैंने कहा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? अगर सन हमको अट्रैक्ट कर लेता ना, तो बेटा हम तो सन के पास जल भुन गया होते। आज क्या हुआ आखिर? इसमें आपको मैं बता थोड़ा मोड़ा कि देखो जरा, अगर यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, तो चूंकि सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर बल लगा रहा है, चलो ठीक है बल लगाया, जिसका मास जितना ज़्यादा होता है मतलब कि वो ज़्यादा बल लगाता है, ये सबको पता है। तो इधर होना चाहिए त्वरण, जिधर बल लगता है उधर क्या होता है, त्वरण होता है। अर्थ तो खींचा जाता, अब बल लग रहा है, त्वरण होगा। त्वरण कब होता है? जब वेग में परिवर्तन होता है, तब त्वरण आता है। तो अर्थ ने क्या कहा? अर्थ ने कहा भैया भैया सन भैया, हम तुम्हारी ओर नहीं खिंचा कि हम चलो ऐसे रोटेट करेंगे, गोल 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 नाचेंगे। तो गोल गोल नाचने का फायदा क्या हुआ? त्वरण अब भी है, अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, अब अभिकेंद्र त्वरण काम कर रहा है। अब वो सीधा वाला न होके इस त्वरण को चेंज कर दिया गया अभिकेंद्र त्वरण में। समझो मेरी बात को, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। ये त्वरण इधर ना हो करके देखो, ये अर्थ ने क्या किया, देखो यहाँ पे वेग कुछ और होगा, इसकी दिशा कुछ और होगी, यहाँ पे वेग की दिशा कुछ और होगी। तो वेग तो हर समय बदल रहा है ना, हर समय बदल रहा। वेग हर समय बदलने का मतलब क्या? हर क्षण त्वरण उत्पन्न हो रहा है। वेग हर समय बदलने का मतलब क्या? इस पॉइंट पे वेग कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। वेग क्यों बदल रहा है? क्योंकि दिशा बदल रही है। वेग क्या है? सदिश राशि है, दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा। हर एक पॉइंट पर वेग बदलने लगा, और हर एक पॉइंट पर वेग बदलने का मतलब क्या? वेग बदलना तो त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण सीधा ना होकर के गोल गोल हो गया। लो अब नहीं खिंचाएंगे हम, जो इन्होंने बल लगाया उसको मतलब कि त्वरण इधर ने काम करके गोल गोल त्वरण काम करने लगा। इनकी जो लगाया गया बल था मतलब कि त्वरण तो उत्पन्न हुआ, लेकिन ऐसा गोल गोल हो गया, खत्म हो गया उनका बल। अर्थ ने कहा क्या? हम तुम्हारी ओर नहीं खिंचा सकते हैं, धरती के सारे इंसान जल जाएंगे, इसीलिए हम गोल गोल नाचेंगे। तुम्हारा वाला भी काम चलेगा, तुम बल लगा रहे हो, तभी तो मेरे पास अभिकेंद्र त्वरण आ रहा है। तुम भी बल लगाओ, अपना काम हम थोड़ा दूसरे रूप में करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने लोगों का भार है, ऐसे तो थोड़ी जाने देंगे हम। तो आपको भी समझ में आ गया होगा यह बात। इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा।
आप बोलोगे सर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक किस में चेंज हो जाएगा? वही सेंट्रीपिटल में। वाला मतलब कि आपने कूलाम का नियम पढ़ा है, बराबर के Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। काम तो यहाँ भी कर रहा था, त्वरण यहाँ लगता, बल अगर इधर अट्रैक्ट करते ना तो त्वरण तो इधर काम करता ही, लेकिन सीधा ना काम करे, कहाँ काम कर रहा है? अब गोल गोल में काम कर रहा है। यहाँ मतलब कि वेग यहाँ पे कुछ और है, यहाँ वेग कुछ और, यहाँ वेग कुछ और है, तो वही त्वरण जो इधर लगना चाहिए था उसको गोल गोल लगा खत्म कर दे रहा है, यानी कि रोटेट कर रहा है, इसीलिए रुका हुआ है। अरे वाह, मजा आ गया। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और क्या हो जाएगा? एफ सेंट्रीपिटल, एफ सेंट्री, इसी को मतलब कि जो गोल गोल त्वरण लगने लगा उसे बोल दिया गया कौन सा बल लग रहा है? मतलब अभिकेंद्र बल काम कर रहा है, ये अभिकेंद्र बल काम कर रहा है। अभिकेंद्र बल लगने के नाते जब यह बल इनका जो है ही वाला था वह बदल दिया गया अभिकेंद्र बल में, और जो त्वरणीय वाला था उसको बदल दिया गया अभिकेंद्र त्वरण में। उसी प्रकार यहाँ भी है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना सेंट्रीपिटल के क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इधर लगा रहे थे उसको इधर खर्च कर दिया, त्वरण इधर लगा दिया अपना, तो मतलब उसी बल को यूज कर लिया, अपने चलाने में यूज कर लिया। काम मैं खिंचाऊंगा भी नहीं, मैं पास पास रहूंगा भी, हो गया काम हमारा। समझ गया ना? और यहीं पे कहा था, देखो ये फेल कहाँ करेंगे आपको बता दूं, यहाँ पे रदरफोर्ड साहब फेल कहाँ करेंगे? रदरफोर्ड साहब यहाँ पे फेल जानते हो कहाँ करेंगे? रदरफोर्ड साहब ने एक चीज़ मतलब कि थोड़ा सा हट के बोल दिया कि जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी भी कक्षा में घूम सकता है। इन एनी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मूव इन एनी ऑर्बिट ऑफ द एटम। यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया था? इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एनी ऑर्बिट ऑफ एटम। यह बात गलती कर दी थी इन्होंने कि किसी भी ऑर्बिट थोड़ी घूमेगा, यह बात गलत है। गलत कौन दिखाया था? मैक्सवेल साहब ने दिखा दिया था आगे चल करके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, परेशान ना होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कर दिया था इन्होंने क्या कर दिया था? क्योंकि जानते हो ना आप ऑर्बिट कई होते हैं, यहाँ पे कई ऑर्बिट होते हैं, कई ऑर्बिट यहाँ पे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ घूम रहा है वो यहाँ भी घूम सकता है, वो यहाँ भी घूम सकता है। यही बात तो गलत कही। इसको बनाया बोहर साहब ने। कौन बना दिया? इसको बनाया बोहर साहब ने। बोहर साहब ने क्या कहा होगा? बोहर साहब ने कहा था नहीं, इलेक्ट्रॉन की कक्षा फिक्स है, उसी में नाचेगा वो, उसी में नाच सकता है और किसी में नाच नहीं सकता है। तो अगला वाला जो हमारा मतलब वीडियो बनेगा वो बोहर पे ही बनेगा। तो आप घबराइए ना, यहाँ तक समझ में आया ना? तो फिर आगे चलते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं। फिर बच्चों आपके सामने एक बहुत ही टॉप हेडिंग पड़ा हुआ है। आज हम निकालने वाले हैं नाभिक की त्रिज्या। सर ये क्या होता है? नाभिक की त्रिज्या किसे कहते हैं? अरे आज ही निकाल लेंगे हम लोग। हाँ आज निकाल लेंगे, मजा आने वाला है। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के आकार का आकलन। हम लोग करने क्या जाए? नाभिक के आकार का आकलन। उसके पहले हम क्या जानेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि पहुंच की निकटतम दूरी। नहीं समझ में आया तो मुंह काहे बना रहे हो? बता नहीं रहे हैं क्या? यहाँ देखो जरा, मान लो ये है हमारा एक बॉक्स है, ये हमारा क्या एक बॉक्स है। यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और यहाँ पे आपको पता है, सारे जान चुके हो। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे होगा एक एटम होगा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस छोटा सा होगा, इसे नहीं ये होगा। अब सर जी इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे यार? जरा बताओ हमको, जरा बताओ कैसे निकालेंगे? जानते हो क्या करते हैं? देखो इसके पास क्या है? कांटे जो मतलब कि जो सीधी सीधी जाने जा रही, जो मतलब कि इसी पे टकराने वाली है, टकराएगी नहीं, वो वापस आ जाएगी। सुनो जरा बात को, इनके पास होता है जब चलते हैं तो इनके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये अपने काइनेटिक एनर्जी के दम पे चलते हैं। कब तक चलेंगे? तो यहाँ से जब ये चलना शुरू किए थे ना तब बस रिपल करना शुरू कर दिया था। ये तो कॉन्सेंट्रेट है, रिपल करना क्या शुरू कर दिया था। एनर्जी खत्म इनकी कर रहा था ना, एनर्जी इनकी थी ज़्यादा थी लगातार वो कम हो रही है ना। क्यों कम हो रही है? क्योंकि रिपल कर रहा है। भाई ये क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। अभी इनफाइनाइट दूरी पर, इसकी तुलना में ना ये इतना छोटा है कि दूरी इनफाइनाइट है, नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा है बेटा, एक छोटी चींटी के लिए पूरा कमरा संसार होता है। एक छोटी चींटी के लिए पूरा बोर्ड संसार हो जाता है, उसे इनफाइनाइट दूरी कहते हैं। इस दूरी की तुलना में है क्या दूरी इनफाइनाइट नहीं है क्या? है तो सर जी, तब फिर बता दिए, कितनी बार बताते हो आप? तो देखो जरा,
ये मतलब एनर्जी लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा, तो खत्म तो होना इनको है। अधिकतम जहाँ तक पहुँच जाएगा ना, यहाँ से वापस इनको कहीं ना कहीं तो इनको वापस आना है। रिपल तो कर रहा है वो, एनर्जी खत्म हो गई, वहाँ से क्या हो जाएंगे रिपल। यहाँ पे इनके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे था, इनके पास इनिशियल था, और यहाँ पे क्या हो गया, सब खत्म हो गया। खत्म कहाँ, बर्बाद कहाँ किया इनको, मतलब कि बर्बाद हो गया, रिपल कर रहा था। एनर्जी खत्म, एनर्जी जब तक तो आगे बढ़ रहे थे, एनर्जी खत्म कौन कर रहा था, ये वाला इनको खत्म कर रहा था, जीरो हो गया। यहाँ पे फाइनल में कितना हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। यहाँ से वापस टकरा के भाग गए। चलो टकरा के नहीं, वहीं से वापस भाग गए। टकराएंगे कहाँ, टकराएंगे तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। प्लस प्लस रिपल करता है तो टकराएंगे कैसे भाई, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो जरा, हमको सोचो जरा, जितना इनके पास जाएगा, जितना इनके पास जाएगा, जितना उनके पास जाएगा, मान लो इतना पास आ गया हो, इतना पास क्या हुआ हो, यहाँ पे आ गया हो, तो क्या दिखेगा, मतलब कि अगर मान लो इतना पास आ गया हो ना, तो हमको लगभग पता चल जाएगा कि इस वाले पॉइंट से दूरी अगर हमको मिल जाए, इस वाले पॉइंट से अगर दूरी मिल जाए तो लगभग हमको त्रिज्या मिल जाएगा, लगभग त्रिज्या मिल जाएगा। आप क्या देख पा रहे हो, दूरी जो मैं बनाया हूँ आप देख पा रहे हो, मतलब मैंने काफ़ी डिस्टेंस लिया है, लेकिन ये यहाँ तक अगर आ भी जाता है तो ये दूरी अगर मिल जाए ना, इसी को बोलते हैं आर नॉट। क्या बोलते हैं, आर नॉट। अल्फा कण का ये होता है पहुँच की निकटतम दूरी बोलते हैं। परिभाषा कैसे बनाओगे, जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में यहाँ पे कोई न्यूक्लियस से जब कोई अल्फा पार्टिकल बहुत कम दूरी तक पहुंच जाता है अपनी काइनेटिक एनर्जी को लेकर के, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास बहुत कम दूरी पर पहुंच जाता है, और बहुत कम दूरी पर कब पहुंचेगा, जितनी ज़्यादा इनके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, इनके पास जितनी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतना मतलब कि नज़दीक जाएंगे। लेकिन किसी भी काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा, किसी भी काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर इनके पास यहाँ से चल रहे हैं, तो मैंने बताया ना आपको, इनका स्पीड होता है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है। इतने वेग से जा रहा है, इसकी खुद की एनर्जी होगी और यहाँ तक लेके जाएगा, कहीं तक जाएगा, फिर वहाँ रिपल इनको करना है, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे कंसंट्रेशन में है। न्यूक्लियस कंसंट्रेशन में होने के नाते इनको तो रिपल होना, एनर्जी लेके आ रहे थे, रिपल कर रहा था, यानी कि उनकी एनर्जी को बर्बाद कर रहा था, और एक समय ऐसा है कि जीरो हो गया, और जहाँ पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, वहीं से अल्फा पार्टिकल रिमूव कर गया, वहीं से रिटर्न कर गया, कह सकते हो आप। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो अधिकतम मतलब कि जो ये निकटतम दूरी है ना, जहाँ तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से मतलब कि दूरी पे पहुँचा है, इसी को बोलते हैं आर नॉट। यही होता है पहुँच की निकटतम दूरी। बात समझ में आई ना। चलो फार्मूले निकाल, थोड़े मोड़े फार्मूले निकाल थोड़ा, इनका मतलब कितना दूर पहुँच सकता है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से, कितना दूर पहुँच सकता है। अभी अब हमको बात करनी है। देखो जरा, हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से हमने क्या पढ़ा है, U इनिशियल प्लस K इनिशियल, यानी कि पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा प्लस शुरुआत वाली स्थितिज प्लस शुरुआत वाली गतिज इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। अच्छा हमको जरा बताओ, U इनिशियल दो आवेशों के लिए क्या होता है, K Q1 Q2 अपान R होता है, K Q1 Q2 अपान R होता है। अब बेटा इस शुरुआत में यहाँ पे था, ये यहाँ पे थे, इतनी छोटी दूरी के लिए इनफाइनाइट है, यहाँ पे लगा इनफाइनाइट लगा दो, प्लस K इनिशियल के पास कुछ था, सबके पता है। तो U फाइनल कितना हुआ, इतना दूरी पर पहुँच, यही R नॉट कहलाया। तो K Q1 Q2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा R नॉट। यही अगर निकल जाएगा तो लगभग में बता देंगे हम कितना, मतलब कि इनके पास है त्रिज्या इनकी कितनी है। अब प्लस K फाइनल क्या होगा, यहाँ पे रुक गया होगा, यहाँ से वापस जाना था इसको, जीरो हो गया होगा। लो K इनिशियल का मान कितना आ गया, K Q1 Q2 बटे R नॉट, यही मिलते हैं हमको, क्या मिल गया, R नॉट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान K इनिशियल आ गया। अरे वाह सही, तो क्या निकल गया, R नॉट निकल गया। मतलब कि नाभिक की त्रिज्या तक हम पहुंच गए हैं। अब नाभिक की त्रिज्या तो यहाँ से निकल सकती है, अप्रॉक्स में निकल सकती है। सोचो अगर हमारे पास ऐसा कोई अल्फा पार्टिकल हो जिसके पास सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी हो, वह इनके बहुत पास जाएगा, वहाँ से और बात क्लियर हो जाएगी, यहाँ हम नाभिक तक पहुँच गए हैं। अब तो बात सही है ना।
सोचो हमारे पास अल्फा पार्टिकल कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, वो इनके और पास पहुंच जाएगा, वो और एक मतलब की वैल्यू सही बताएगा, हम हाँ इनकी त्रिज्या के पास पहुंच गए, त्रिज्या तुम नाप लो हमसे। अब बात सही है ना। अब देखो जरा, ये तो हो गया किसी के भी लिए, ये फार्मूला बन गया ना। लेकिन अब देखो जरा, यहाँ पे एक बात है ना, यहाँ पे एक बात क्या है कि R0 बराबर हो जाएगा के का मान क्या होता है 1/4πε0 Q1। Q1 क्या अल्फा पार्टिकल है, इसका आवेश कितना होता है 2e होता है। चलो अच्छा, Q2 क्या है, Q2 क्या है, Q2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। चलो मान लिया इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो मान लिया Z है। एटॉमिक नंबर Z है तो इसका आवेश कितना होगा Z मल्टीप्लाई बाई E होगा, सबको पता है। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका आवेश निकल जाएगा। ये हो जाएगा ZE। और बेटा दूरी, अरे यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली है, ये हो जाएगा R0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2ZE का स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा 4πε0 और ये हो जाएगा KI। अच्छा हमको जरा बताओ कि ε0 क्या है, सॉरी 4πε0 क्या है। आपने शुरुआत में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले में के जो कूलॉम कांस्टेंट होता है 1/4πε0 यानी कि 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ जो भी आपका यूनिट होता है सही मात्रा, आप निकाल सकते हो उसको आप। तो यहाँ पे ये बात निकल गई हमारी ना, ये फार्मूला आपको तैयार हो जाएगा आपका ना। और हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने बोला के इनिशियल कितना होगा, इसके मतलब कि अंतिम पोटेंशियल के बराबर होगा के Q1 Q2 अपन R0 के बराबर, जहाँ पे R0 क्या है मतलब कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। और यहाँ से मैंने KI को यहाँ भेजा, R0 को यहाँ भेजा, जो भी यहाँ था। तो मैंने क्या बोला R0 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन क्या आ गया KI हो गया। यहाँ पे के क्या है कूलॉम कांस्टेंट है, और KI क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली है किसकी, अल्फा पार्टिकल की। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब हमने और बोला कि वैल्यू और सही हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए और सही हो जाए। उसके लिए क्या करा मैंने, अगर इस पार्टिकल की अधिक मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी मिल जाए तो इनके बहुत पास आके मतलब रिटर्न करेगा नहीं। तो हमने क्या पाया, हमने एक डाटा पाया कि नेचुरल यानी कि नेचर में किसी अल्फा पार्टिकल की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ना वो कितनी होती है, मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस नेचर में अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इससे अधिक एनर्जी नहीं है अभी तक, नेचर में ही पाई जाती है। उसको अप्लाई कर लो, वही सबसे अधिक वाला है, ये सबसे अधिक पास पहुंच जाएगा, वहीं से हम पा जाएंगे किसकी, इस न्यूक्लियस की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक पा जाएंगे। तो यह वैल्यू यहाँ पे पुट करो बेटा R0। चलो सोने के लिए फार काम करते हैं, फार गोल्ड के लिए Z का मान क्या होता है 79 होता है, सबको पता है। और K का मान तो आप पुट कर ही लोगे, यहाँ से आओ यहाँ से तो हो जाएगा R0 2 तो पता ही है, Z ही पता हो गया 79 हो गया, E स्क्वायर यानी कि सबको पता E की वैल्यू कितनी होती है, E बराबर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 होता है। इसकी तो हो गया 1/4πε0 के 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 और K इनिशियल कितना हो गया, ये हमारा निकल गया। अल्फा मैक्सिमम मतलब कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी सारी वाली मिल गई ना। ये आप गुणा भाग करोगे ना तो अप्रॉक्स में पाओगे 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14 मीटर पाओगे आप R0 की वैल्यू। अच्छा एक बात और है कि अभी बहुत मतलब कि अब इससे भी छोटी कहीं न्यूक्लियस की त्रिज्या हो, क्योंकि इसके पास तो पहुंचा सटा थोड़ी है, यानी कि अभी इससे भी कम क्या होगी न्यूक्लियस की त्रिज्या होगी अभी। लेकिन फिर भी अप्रॉक्स हम लोग पहुंच गए हैं, इसे बोलते हैं R0 अप्रॉक्स में 30 अगर लगा दोगे ना तो एक हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं R0 अप्रॉक्स में 30 फर्मी होगा। R0 का मान अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 30 फर्मी के बराबर हो जाएगा। और बाद में प्रेक्षण के अनुसार जो एक्चुअल मिला था, एक्चुअल फार गोल्ड जो त्रिज्या थी इसकी मतलब कि नाभिक की जो त्रिज्या थी R बराबर, नाभिक की त्रिज्या ध्यान दीजिएगा 6 फर्मी आया था। कितना आया था 6 फर्मी। तो ये फार्मूला को क्लियर हो गया ना, जितने छोटे मोटे डाटाज हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला ना अभी एक्चुअल में बहुत मतलब कि सबसे पास है ना, फिर भी अभी एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि अभी मतलब कि इस दूरी से और भी कम हुआ होगा नहीं। और आगे चलिए हम जान गए कि जो मतलब कि नाभिक का आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर का है, और जो परमाणु का आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर का है। अरे वाह, यहाँ तक आ गए हम लोग नहीं, लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है।
नाभिक परमाणु से, देख लो वहाँ पे ना। अब देखो बात, यह बात समझ में आ गई ना। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं और जानते हैं कि मतलब कि रदरफोर्ड साहब के लिमिटेशन क्या थे। बात समझ में आपको आई ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको आप करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, के इनिशियल इज इक्वल टू अंतिम के मतलब कि पोटेंशियल के Q1 Q2 अपन आर नॉट क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये आप जान गए आप। अब वैल्यू चालू आपने रख लिया, अल्फा का मान 2e और इसका मान जेड ई, वेयर जेड इज इक्वल टू जो न्यूक्लियस उसका एटॉमिक नंबर है। अभी एक चीज़ हमको और जानना है, वो क्या जानना है, संघट्ट प्राचल, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर हमको सीखना है। ये आपको समझ में आ गया ना। अभी हमने अभी निकाल लिया है, अभी कर देख लिया। अब आगे चलते हैं बेटा। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होगे इस समय, लिखा है एक अल्फा पुंज यानी कि रे बीम है जिसके कणों का वेग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। वेग क्या दिया है कणों का, v इज इक्वल टू 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। आपको मैं लगवाता हूँ छोटा सा न्यूमेरिकल ताकि आपको समझ में आए क्या करना है हमको। अब बोल रहा है सोने z बराबर 79 की पन्नी द्वारा, सोना है जिसका z कितना है, एटॉमिक नंबर 79 है, कि पन्नी द्वारा प्रकीर्णित होता है। अल्फा कण की सोने के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी ज्ञात कीजिए। निकटतम पहुंचने की दूरी पूछ रहा है कि r0 बराबर, बता दो भैया क्या होगा। बच्चा जानता है r0 क्या होता है। r0 इज इक्वल टू होता है 2ZE का स्क्वायर बट्टी 4πε0 के इनिशियल। बच्चा नहीं जानता है क्या, जानता तो है। इसका मतलब क्या हो सकता है, देखो जरा, हो जाएगा 2 × Z की वैल्यू कितनी है, 79 है। कैसे आया सबको पता है ना, सबको पता है कैसे आया था, मैं बताऊं तो K इनिशियल बराबर आया था K Q1 Q2 बटे क्या R0 आया था। तो हो जाएगा यहाँ पे R0 यहाँ चला आया था और यहाँ पे K Q1 यानी कि अल्फा पार्टिकल था, यहाँ पे 2e था और Z2 क्या था, Q2 क्या था हमारे पास, न्यूक्लियस का था, तो ZE यहाँ पे लगा हुआ था बटे K इनिशियल था हमारे पास। ये 9 पॉइंट वैल्यू रख लो ना आप। और E का मान कितना है। अच्छा एक बात और दिया है यहाँ पे, जानते हो क्या दिया है, रुको मैं इसको लगा आगे बोलता हूँ सवाल में। बोल रहा है अल्फा कण की सोने के नाभिक से निकटतम दूरी ज्ञात कीजिए। अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश का मान, अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश का मान दिया है E/m। अच्छा आप जान लो विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी कण के लिए उसके आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को बोलते हैं विशिष्ट आवेश। किसी कण के लिए उसके आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। किसी कण के लिए उसके आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। ठीक है ना। उसका मान दिया है 4.0 × E/m का मान दिया है 4.8 × 10⁻7 कूलाम प्रति किग्रा, कूलाम पर किग्रा। अब देखो जरा, यहाँ तक तो सबका हो जाएगा। ये हो जाएगा R0 इज इक्वल टू K की वैल्यू, आप इसको हटाओ वो तो मिल गया हमको ना। K की वैल्यू 9.0 × 10 पे पावर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 लगा रहने दो, और Z की वैल्यू 79 और एक E की वैल्यू लिख लो आप 1.6 × 10 पे पावर -19, और यहाँ पे एक E छोड़ दो। क्यों छोड़ा ये आपको पता चल जाएगा। बट इसका क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर होता है, हाफ mv का स्क्वायर। तो V तो हमको पता है, ये हो जाएगा R0 बराबर 9.0 × 10 पे 9 × 2 79 × 1.6 × 10 पे पावर -19, और ये 2 ऊपर भाग जाएगा, ये भी 2 ऊपर चला गया। चलो ठीक है। V का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 × 10⁻7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E/m, और E/m की वैल्यू आप पुट कर लो कितना 4.8 × 10 पे 7 कूलाम पर किग्रा, 7 कूलाम पर किग्रा। और आप यहाँ पे पा जाओगे R0 इज इक्वल टू 2.73 × 10 पे पावर -14 मीटर। ये कैलकुलेशन करना आपका होमवर्क है। तो कभी कभी विशिष्ट आवेश अगर मान दे दिया रहेगा तो इसका मतलब E/m होता है। ठीक है ना। किसी कण के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। तो हमको लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल कर लोगे ना, तो चलो इसको मिटा के अब आगे देखते हैं क्या कहता है। तो चलो बच्चों आप इसको देखते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि संघट्ट प्राचल क्या होता है।
इम्पैक्ट पैरामीटर मीन्स क्या होता है, संघट्ट प्राचल। लिखा क्या गया है, किसी अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश, किसी अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से अभिलंबीय दूरी उस कण का संघट्ट प्राचल कहलाती है। सर समझ में नहीं आया, तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, पहले की तरह नहीं पढ़ा रहे हो। अरे पढ़ा रहे हैं, देखो जरा मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारा क्या है, नाभिक है, ऐसे यहाँ नाभिक नहीं भरमाड़ हुआ है, नाभिक तो यहाँ कहीं होगा ना अपना, ऐसे छोटा सा बसा होगा अंदर। तो बोल रहा है देखो, पहली बात किसी अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश, प्रारंभिक वेग जो ऐसे जा रहा है एकदम बीचों बीच, इसी को बोलते हैं प्रारंभिक वेग सदिश, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, कि केंद्र से अभिलंबीय दूरी, यहीं से मान लो अभी कैसे जा रहा है, एक कण ऐसे जा रहा है, ये तो हो गया ये वाला मतलब कि वेग सदिश हो गया प्रारंभिक वाला। अब मान लो कोई कण ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे डेविएट कर गया होगा नहीं, तो यही जो अभिलंबीय दूरी है इसी को बोलते हैं संघट्ट प्राचल। इसी को क्या बोलते हैं, इसको दिखाते हैं स्मॉल बी से, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसी बात थोड़ी कि तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा, समझे ना। समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या, फिर पढ़ाने का हमारे। और ध्यान देना, और जो ये वाली दूरी बन रही है ना, ये वाली तो बटा R0 बन जा रही है, भले लंबवत है तो क्या हुआ, उधर नहीं जाना, इससे नापना है, इससे इसीलिए बोल दिया गया है ना, किसी अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की दिशा के केंद्र से, पहले प्रारंभिक वाला निकाल लो, फिर यहाँ से ये निकालने का प्रयास करना, यही क्या होगा, ये लंबवत दूरी अगर निकल जाएगी, यही क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, यही क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, संघट्ट प्राचल इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और रदरफोर्ड साहब ने कहा भी था कि V प्रोपोर्शनल टू cot θ/2 और B बराबर kZe का स्क्वायर अपान काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, और cot θ/2 का फार्मूला लगा हुआ है रूट में 1 + cos θ अपान 1 - cos θ। हालांकि आपके सिलेबस का है नहीं, फिर भी जानना जरूरी है, जाना तो जरूरी है। तो इसे बोलते हैं इम्पैक्ट। अच्छा सोचो जरा, इम्पैक्ट पैरामीटर का मान 0 कब होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर कब 0 होगा, जब स्कैटरिंग एंगल थीटा का मान पाई हो जाएगा। नहीं, जैसे किरण जाएगी उसे वापस भाग आएगी तो कहाँ बी बना, बी 0 नहीं हो गया यहाँ पे। ये छोटे मोटे केस हैं, कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो, इसको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब आप मतलब कि कुछ है बचा ही नहीं कुछ हमारे पास, कुछ अब बचा हो तो आगे बता दूं आपको मैं, पता मैं जो भी। अब आपको हम बताएंगे लिमिटेशंस किसके, आपको बताएंगे लिमिटेशन रदरफोर्ड के कि कहाँ कहाँ मतलब उन्होंने मिस करा था। उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, और यही बनेगा अगले लेक्चर की नींव। अगला लेक्चर क्या बनेगा, बोहर मॉडल बनेगा, मतलब कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ऑफ बोहर, ठीक है ना। अब देखो जरा, इन्होंने क्या मतलब कि नहीं बता पाया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब कि एटम के स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया रदरफोर्ड साहब ने। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने कहा ना, अब दोनों को इसको पहले पढ़ लो, मतलब कि पहली बात तो सीधी सीधी है ना कि इन्होंने मतलब कि परमाणु की स्टेबिलिटी का जिक्र नहीं कर पाया। He cannot explain discrete spectrum of atom, यही बात तो आपको समझ में अभी नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी, क्यों? अब मैं दोनों को मिला के तुमको एक बात बताता हूँ कि क्या हो रहा है, ताकि अगला लेक्चर आपका बढ़िया जाएगा, ठीक है ना। ये आप अगला लेक्चर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आप जानते हो कि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। तो जैसे कहा ना, इन्होंने कहा था एक बात कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी भी कक्षा में मतलब कि इन एनी ऑर्बिट रिवॉल्व कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, यही बात इन्होंने गलत कही थी, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे ये बात गलत थी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदता है तो कुछ एनर्जी जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर आ रहा है ना तो कुछ एनर्जी, अगर यहाँ पे 10 जूल होगा तो यहाँ पे मान लो एनर्जी लेके भाग जाएगा 12 जूल, यहाँ पे कुछ और होगा तो 2 जूल की एनर्जी कहाँ गई, रेडिएट हुई। अगर 2 जूल की एनर्जी अगर रेडिएट हो रही है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है E बराबर hc/λ। hc क्या पढ़ा है, लैम्डा। तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, hc/E। जब 2 जूल की एनर्जी रेडिएट हुई है
जब 2 जूल की एनर्जी क्या हुई है, रेडिएट हुई है, तो 2 जूल की एनर्जी का वेवलेंथ तुमको मिलना चाहिए ना। यहाँ से यहाँ गया, कुछ एनर्जी और गया, कुछ एनर्जी खत्म हुआ, चाहे पाया कुछ भी हो। अभी आप ये जानो ना, मान लो यहाँ से यहाँ गया तो मान लो 8 हो गया हो, तो 2 जूल की एनर्जी मतलब रेडिएट किया ना, तो उस 2 जूल की एनर्जी का मतलब वेवलेंथ तो बनना चाहिए ना। लेकिन बना नहीं, कभी बना कभी नहीं बना, कभी बना कभी नहीं बना, तो गलती हो गया ना यहाँ पे। इसीलिए बोला गया ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। एटम का जो मतलब कि स्पेक्ट्रम है ना, वो सही ढंग से दर्शा नहीं पाया यहाँ पे। ये स्पेक्ट्रम बनता ना यहाँ पे, इनका वेवलेंथ यहाँ पे बनना चाहिए था, इनका वेवलेंथ यहाँ पे, इनका बना नहीं, कभी बना कभी नहीं, डिस्क्रीट कर गया वही, कभी बना कभी नहीं बना। यही बात फेल्योर कर गई इनकी। बाकी महान तो बहुत ज़्यादा थे, फेलर नहीं कर सकते यार, इतना महान काम किया। अगर वो ना होते तो पहुँचने में यहाँ तो बहुत टाइम लग जाता ना। तो इसके बाद आए बोहर साहब ने, उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी। तो फिर मिलेंगे बच्चों, आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते, आप इसकी चिंता छोड़ो यार, इसकी चिंता छोड़ो, तुम छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो इनकी चिंता। हम इसमें अगले में कवर कर लेंगे इनको, यहाँ पे बताएंगे तो काफ़ी लंबा, फिर बोहर वाले भी इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप परेशान तो हो जाओगे, तो फिर मम्मी का चाय, पापा का चाय, दोनों का चाय। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप मन से पढ़ाई में लग जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस दो अपना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का परीक्षा अच्छे ढंग से हो जाए और आप सभी लोग उस नए कीर्तिमान को हासिल करो जिसको दुनिया पाने में भी लगी हुई है, आप उसको पाओ। ओके ना, आप सबसे महान बनो। मेरी आपसे आपके लिए दुआ यही भगवान से है कि आप सबसे महान बनो, पढ़ के लिख के, और अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।